तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंग फाई अब लिन फैमिली से बदला लेने के लिए उन लोगों के कैंप पर हमला करने के लिए जाता है, क्योंकि वो अब ब्रेक थ्रू करके 4th लेवल में आ चुका था। तो इसीलिए वो वहां पे उन लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर देता है। और जब उनके कैंप में मौजूद उस ईगल मास्टर के पास जाता है तो वो वहां पे जाकर उसे अपने पॉइजन के जरिए पहले तो बेहोश करने की कोशिश करता है और उसे अपने नाइफ के साथ खत्म कर देता है। और दूसरा मास्टर जब वो उससे फाइट करता है तो योंग फाई उसे भी लोहे के चने चबवा देता है और उससे कहता है कि चलो तुम्हारे साथ थोड़ा सा माइंड गेम खेलता हूँ। ये कहते ही वो वहां से भाग जाता है। पर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं और योंग फाई पर अचानक से जाकर हमला कर देते हैं। मगर योंग फाई उस मरतबा भी वहां से बचने में कामयाब हो जाता है और वहां पे मौजूद दूसरा एक पावरफुल वॉरियर उस पर एक विंड ब्लेड थ्रो करता है, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। योंग फाई की स्पीड के आगे वो लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। वो उन लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपनी सूंड निकालता है और एक एक अटैक करते हुए अपने सामने आने वाले एक वॉरियर को निमटाता जा रहा होता है। उसकी रफ्तार बिजली की रफ्तार की तरह हो चुकी थी और वो उस पावरफुल वॉरियर को मारने के लिए फिर अपनी लाइटनिंग सोर्ड को यूज करते हुए उससे एक ऐसा स्प्लैश अटैक रिलीज करता है कि जिससे वो उस पावरफुल वॉरियर को भी एक अटैक में चारों शाने चित कर देता है और वापस से नीचे आकर कहता है कि चलो अब कौन आएगा। योंग फाई की पावर देखने के बाद फिर किसी में हिम्मत नहीं होती कि वो खुद मरने के लिए उसके करीब जाए। पर इतने में अचानक एक और पावरफुल वॉरियर की एंट्री होती है जो कि अपने एक वुल्फ बीस्ट के साथ आता है और आते हुए योंग फाई के बारे में कहता है कि तुम्हारे ऊपर लिन फैमिली ने जो कीमत लगाई है वो बिल्कुल सही है। तुम वाकई में इस लायक हो के तुम्हें मारने के लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़े। योंग फाई देखता है कि वो दोबारा से उन वॉरियर से चारों तरफ से घिर चुका है, मगर अचानक से वो एक चाल चलने की कोशिश करता है और कहता है कि लिंग युन ने मेरे ऊपर सिर्फ 1.5 लाख गोल्डन कॉइन्स की बोली लगाई है। ये तो सच में शर्म की बात है। मैं 4th लेवल का वॉरियर हूँ और ऊपर से मैं डोंगचू किंगडम का एक रॉयल वॉरियर भी बन चुका हूँ। मगर फिर वो दिल ही दिल में कहता है कि मैंने काफी ज्यादा इंजरीज बर्दाश्त कर ली है, मैं और ज्यादा इंजरीज को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि मैं खुद को रिकवर कर सकूं और उसके लिए मुझे कुछ हीलिंग पोशंस बनाने पड़ेंगे। ये कहने के बाद वो उन सारे ही वॉरियर से कहता है कि अगर तुम लोग मुझे फ्री सिटी तक बिल्कुल सही सलामत पहुंचा देते हो तो मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि जो प्राइस तुम लोगों को यूं दी है मैं उससे 5 टाइम्स ज्यादा दूंगा। ये बात सुनकर सारे ही मास्क वॉरियर बिल्कुल हिल जाते हैं कि ये प्राइस बहुत बड़ी है और इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मगर लिंग युन का एक चमचा कहता है कि ये लड़का बकवास कर रहा है। तो योंग फाई कहता है ये सारे मास्क मैन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अगर मैं इन लोगों से ऐसे ही लड़ता रहा तो ये तो खत्म नहीं होंगे बल्कि मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी। और उस वुल्फ के ऊपर बैठा हुआ वो वॉरियर कहता है कि हम लोग सिर्फ कैश लेते हैं और ऊपर से तुम भरोसे के लायक नहीं हो क्योंकि तुमने तो अपने ही पार्टनर्स को मार दिया है। तो तुम्हारा हम भरोसा कैसे करें कि तुम हमें नहीं मारोगे और हमें 5 गुना ज्यादा पैसे दोगे। ये सुनने के बाद वहाँ पे मौजूद लिन फैमिली के वो चमचे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर एक लड़का कहता है कि तुम डीमंस के साथ मिले हुए हो इसीलिए तुम मरना डिजर्व करते हो। चाहे तुम्हें मारने के लिए हमें पैसे मिले या न मिले मगर हम तुम्हें हर हाल में मारेंगे। तो दूसरी वॉरियर भी कहती है कि हाँ हमें सीनियर क्यान लोंग का बदला लेना है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जस्टिस की खातिर आए हैं। ये कहने के साथ वो लड़की एक जोरदार स्प्लैश अटैक करके योंग फाई को मारने वाली थी, मगर योंग फाई वहां से भी बच जाता है। और वो लोग देखते हैं कि योंग फाई दूर जा रहा है तो वो लोग एक दूसरे को भी कहते हैं चलो इसका पीछा करो ये भागने ना पाए। जब योंग फाई उन्हें अपने करीब आता हुआ देखता है तो वो उन लोगों के ऊपर क्रॉस स्प्लैश अटैक कर देता है जो कि उन लोगों को सीधा जाकर हिट करता है और बहुत सारे वॉरियर रास्ते में ही गिर जाते हैं। ये देखते ही योंग फाई फिर वहां से स्पीड के साथ भागता है और वुल्फ के ऊपर बैठा हुआ वॉरियर कहता है कि अच्छा तो ये लड़का फुल अटैक्स भी कर सकता है, चलो इसका पीछा करो ये ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। और इस तरफ योंग फाई वो भागते हुए कह रहा होता है कि मुझे इन लोगों से जल्द जान छुड़ानी होगी वरना ये लोग इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे मैं खुद को रिकवर कर सकूं। अचानक उसे पता चलता है आगे एक बहुत बड़ी क्लिफ मौजूद है और उस क्लिफ में मौजूद एक छोटी सी गुफा है जहाँ पे अंदर जाने का रास्ता भी है, मगर वो लोग उसके पीछे आ रहे होते हैं तो इसीलिए वो उन्हें फिर वहां से दूसरी डायरेक्शन की तरफ ले जाता है ताकि वो उस गुफा को ना देख पाए। योंग फाई भागते भागते अचानक से एक फोगी एरिया के आसपास चला जाता है जहाँ पे वो उन लोगों को बहुत ही मुश्किल से दिखाई पड़ता है। तो वो लोग कहते हैं कि
तुम लोग इसका पीछा करो। कोई भी शख्स उसे देखते ही दूसरे को आवाज दे। और दूसरी तरफ योंगफाई अपनी विजुअल पावर को यूज करता है तो उसे दूर दिखाई देता है कि एक ब्रिज मौजूद है और वो काफी गहरा है। यहीं पे ही उसे एक आइडिया आ जाता है और वो उस ब्रिज की तरफ स्पीड से भागना शुरू कर देता है और एक जोरदार क्रॉस स्प्लैश अटैक करके अपने आसपास मौजूद लोगों को वापस पीछे खदेड़ देता है ताकि उसे ज्यादा टाइम मिल सके। पर जब वो वोल्फ वॉरियर देखता है कि ये लड़का ब्रिज के ऊपर पहुंच गया है तो वो उन लोगों से कहता है कि इसे ब्रिज क्रॉस करने मत देना। ये सुनते ही वो वॉरियर फिर उस पर हमला करने के लिए पीछे से बहुत सारी एनर्जी वेव अटैक रिलीज कर देते हैं। तो योंगफाई भी आगे जाकर एक क्रॉस स्प्लैश अटैक कर देता है जिससे वो अटैक एक दूसरे के बिल्कुल करीब आकर एक जोरदार धमाके की तरह फट जाते हैं और ब्रिज भी पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाता है और योंगफाई नीचे गिरता है। ये देखकर वो लोग समझ गए थे कि यहाँ से गिरकर बचना मुमकिन नहीं, यानी कि योंगफाई का पत्ता साफ हो चुका है। मगर अचानक उन्हें दिखाई देता है कि एक स्पिरिचुअल ड्रैगन ऊपर आ रहा है और वो ड्रैगन आकर उस माउंटेन को पकड़ता है और योंगफाई उसकी टेल के साथ लिपटकर ऊपर हवा में उस ब्रिज की दूसरी तरफ जा पहुंचता है। इस तरह वो बहुत ही आसानी से अपनी जान भी बचा लेता है और उन लोगों से अपना पीछा भी छुड़ा देता है। मगर क्योंकि वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था तो इसीलिए अब उसमें ज्यादा एनर्जी नहीं बची थी कि वो उन लोगों से मुकाबला कर सके। वो वहाँ से भागकर अच्छी जगह ढूंढने की तलाश करता है और दूसरी तरफ वो वॉरियर कहते हैं कि बॉस अब हम क्या करें, ये लड़का तो भाग गया। मगर उनका वो सीनियर कहता है कि कोई मसला नहीं, अगर इसे हमने नहीं मारा तो फिर क्या हो गया, इसे कोई ना कोई और जरूर मारेगा क्योंकि फ्री सिटी के सारे ही वॉरियर इस जंगल पे फैले हुए हैं और हर कोई शख्स इसे मारना चाहता है। अगर हमने नहीं मारा तो कोई और मार देगा। चलो हम लोग नॉर्थ साइड की तरफ से जाते हैं। ये कहने के साथ वो लोग एक सिग्नल भी रिलीज कर देते हैं जो कि ऊपर मौजूद लिन फैमिली के एक मास्टर को दिखाई देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं योंगफाई जो कि काफी जख्मी हालत में होता है, वो अपने आप को हील करने के लिए एक जगह आ पहुंचता है और वहां पर वो लिंगयुन के बारे में कह रहा होता है कि उसने सच में मेरे कैरेक्टर को बिल्कुल चेंज कर दिया है। उसने न सिर्फ मुझे मारने की कोशिश की है बल्कि पूरे फ्री सिटी को मेरे खिलाफ कर दिया है। मैं अब किस किस से अपनी जान बचाऊंगा। मेरे ख्याल से अब मुझे खुद को डिफेंड करना भी बहुत मुश्किल लग रहा है, पर उम्मीद है कि मेंग लियार वो मेरी बात पे भरोसा जरूर करेगी। इतना कहते ही वो अपने प्रेशर पॉइंट्स पर अटैक करते हुए अपने आप को हील करने की कोशिश करता है मगर उससे कोई फायदा नहीं होता। जिस पर योंगफाई कहता है मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। इतना कहने की देर थी कि अचानक एक सोर्ड उसके बिल्कुल पास से होके गुजरती है जिससे योंगफाई बिल्कुल बाल बाल बचता है और वो सोर्ड वापस से पीछे चली जाती है। योंगफाई देखता है कि वहां पर अब मेंग लियार भी आ चुकी है जो कि उसकी जान की दुश्मन बनी हुई है। तो योंगफाई उसे देखकर कहता है लगता है कि शायद अब तुम बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करना चाहती। तो फिर मेंग लियार कहती है कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारी उस लिंगयुन से जान छूट जाए, पर लगता है कि शायद तुमने लिंगयुन को भी अच्छा सबक सिखाया हुआ है। उन लोगों की रेपुटेशन वैसे भी मिट्टी में मिल चुकी है, अब तुम्हारा वक्त है, तुम्हें भी शायद अब इस दुनिया से चले जाना चाहिए। तो फिर योंगफाई कहता है अच्छा तो इसका मतलब ये है कि तुम भी लिंगयुन को मारना चाहती थी, क्यों ना हम दोनों एक साथ हाथ मिला लें और लिंगयुन को हमेशा के लिए खामोश कर दें। मगर फिर मेंग लियार कहती है कि तुमसे डील करने से अच्छा है कि मैं उसके साथ डील कर दूं। ये कहते ही वो योंगफाई पर एनर्जी अटैक करती है तो योंगफाई उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें लिंगयुन से नफरत है तो फिर तुम मेरा साथ क्यों नहीं दे रही। हम लोग पहले लिंगयुन का पत्ता साफ करेंगे और फिर अपने बीच में जो भी प्रॉब्लम है उसे एक बैटल ग्राउंड में रिजॉल्व करेंगे। उसे मारना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उसके पास फैमिली बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग है, पर अगर तुम मेरा साथ दोगी तो उसे मारना ज्यादा आसान हो जाएगा। पर मेंग लियार कहती है कि तुम पहले मरो या फिर वो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो वैसे भी दोनों को मारना है। और क्योंकि इस वक्त लिंगयुन के पास फैमिली सपोर्ट है तो इसलिए मैं फिलहाल उसे मारने से अवॉइड कर रही हूँ। और जहाँ तक बात तुम्हारी है तो फिलहाल तो तुम मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा हो। ये देखकर योंगफाई दिल में कहता है इस वक्त मैं इंजर्ड हूँ और अगर मैंने इसके साथ फाइट की तो मुझे लगता है मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा। और दूसरी तरफ वहां पर वो मास्क मैन भी आ पहुंचते हैं और उनके कदमों की आहट मेंग लियार को सुनाई देती है तो वो कहती है कि ये लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये कहने के साथ ही वो फौरन से वहां से चली जाती है और योंगफाई देखता है कि वहां पर वो मास्क मैन दोबारा से आ गए हैं और उन्होंने योंगफाई को चारों तरफ से घेर लिया है। उसे अब समझ में आता है कि मेंग लियार यहाँ से क्यों भागी थी। मेंग लियार ऊपर खड़े होकर उन लोगों को देखती है कि वो लोग बहुत सारे हैं और काफी जल्दी यहाँ पहुंच गए हैं।
कम से कम इन लोगों ने मुझे ज्यादा एफर्ट लगाने से तो बचा लिया है। अब मेरा काम और भी आसान हो गया है। बस एक बार ये लड़का मारा जाए तो फिर मेरे हर्ट को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। इस लड़के की वजह से मेरी टेंटाई सेक्ट की इनहेरिटेंस कट ऑफ नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ योंग फै उन लोगों को समझाते हुए कहता है कि क्या तुम लोग इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें सही और गलत में फर्क नजर नहीं आ रहा? तुम्हें लगता है कि मैं अपने ही दोस्तों को मारूंगा, मगर वहां पे मौजूद वो वॉरियर कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो और हमें फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मास्टर लिन वो तो एक नोबल फैमिली से हैं, वो भला झूठ बोलकर अपनी फैमिली की रेपुटेशन को खराब क्यों करेंगे? तो योंग फै कहता है अच्छा वो नोबल फैमिली से है तो फिर तुम लोग मेरे बारे में क्या कहते हो? क्या मैं डोंगजू किंगडम का एक रॉयल वॉरियर नहीं हूँ? अगर मैं झूठ बोलूंगा तो क्या इससे डोंगजू किंगडम की बेइज्जती नहीं होगी? ये बात उन लोगों को बिल्कुल चुप करा देती है। मगर पीछे खड़ा हुआ एक वॉरियर कहता है कि हमारी लिन फैमिली ने पहले ही इन्वेस्टिगेशन कर ली है। तुम्हारा बैकग्राउंड वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा है, तुम्हें कोई भी शख्स नहीं जानता। शायद तुमने ईस्टर्न चू किंगडम को बेवकूफ बना दिया होगा, मगर हम लोग जानते हैं कि तुम्हारे ओरिजिन वो अननोन है। मगर एक और वॉरियर कहता है कि चलो इससे ज्यादा बकवास मत करो, ये लड़का जितना ज्यादा बोलेगा उतना ही हमारा टाइम वेस्ट होगा और ये अपनी एनर्जी रिकवर कर लेगा। मगर योंग फै कहता है कि तुम लोगों ने मुझे मारने के लिए सिर्फ 1.5 लाख गोल्डन युआन कॉइंस लिए हैं, तो फिर तुम लोग ये बात क्यों कह रहे हो कि तुम लोग सिर्फ जस्टिस की खातिर मुझे मार रहे हो? इतना कहने की ही देर थी कि एक पावरफुल एनर्जी अटैक योंग फै को आकर हिट करता है, जिससे योंग फै वापस पीछे हट जाता है और उस अटैक की वजह से उसे थोड़ी सी इंजरी होती है और उसके मुंह से खून निकल आता है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि लिन फैमिली का एक और मास्टर वहां पर आ गया था और वो अपने उस ईगल से उतरकर फौरन से नीचे आ जाता है। उसे देखकर वहां पे मौजूद लोग कहते हैं कि ये तो 4th ऑर्डर का मास्टर है, यानी कि लिन फैमिली में इसकी काफी ज्यादा वैल्यू है। उस मास्टर को देखकर मेंगलियर कहती है कि चलो योंग फै का तो पत्ता साफ होकर ही रहेगा। और वो मास्टर योंग फै से कहता है कि तुमने मेरे ब्रदर को मारा है, मैं तुम्हें मारकर उसका बदला लूंगा। मगर योंग फै भी उसके सामने डरने वाला नहीं था। वो कहता है कि टकलू मामा, अगर तुम्हारे अंदर इतना दम है तो फिर आकर मुझे मार कर दिखाओ। मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि अगर मैं आज मरा तो फिर तुम सब लोगों को अपने साथ लेकर मरूंगा। सुनते ही वो एल्डर गुस्से में भड़क जाता है और कहता है कि तुम वैसे ही अपनी मौत के इतना करीब खड़े हो, उसके बावजूद भी तुम इतना एरोगेंट हो रहे हो। सच में शायद मौत को इतना करीब से देखकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इतना कहते ही वो अपनी एनर्जी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए एक पावरफुल एनर्जी टोर्नेडो क्रिएट कर देता है। ये देखते ही योंग फै फिर उसे रोकने के लिए अपनी फुल पावर के साथ एक जोरदार स्प्लैश अटैक करते हुए उसके उस टोर्नेडो को पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर देता है। और फिर उस पर जैसे अपनी सोर्ड से वार करता है तो वो एल्डर उससे बाल बाल बच जाता है और योंग फै को किक मारते हुए वापस पीछे धकेल देता है। इस तरह उन दोनों के बीच में फिर से घमासान की लड़ाई शुरू होती है, जिसमें वो दोनों ही वॉरियर एक दूसरे को मारने के लिए अपना पूरा जोर लगा देते हैं। मगर क्योंकि योंग फै इस वक्त काफी इंजर्ड हो चुका था और ऊपर से उसकी एनर्जी भी काफी कंज्यूम हो गई थी, तो वो इस वक्त यहाँ पर इस एल्डर के आगे थोड़ा सा वीक पड़ने लगा था। वो एल्डर उसके ऊपर आकर एक जोरदार किक मारता है तो योंग फै उसे रोक लेता है, मगर वो एल्डर एक और दूसरी किक के साथ उसे काफी बुरी तरह से हर्ट करता है और दोबारा से हवा में ऊपर जाते हुए अपना फाइनल अटैक करने के लिए अपनी एनर्जी के साथ एक स्पिरिचुअल ईगल क्रिएट करता है। वो ईगल सच में काफी ज्यादा खतरनाक लेवल का होता है। ये देखते ही योंग फै उसे रोकने के लिए अपना पूरा जोर लगाकर एक जोरदार एनर्जी वेव रिलीज करता है, जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो उस ईगल से टकराते ही उसे वहीं पर ही रोक कर काफी देर तक होल्ड करती है। मगर वो एल्डर यहाँ पर मौके का फायदा उठाकर योंग फै पर ईगल क्लॉ अटैक करते ही उस पर एक जोरदार वार करता है, जिससे वो योंग फै की हड्डी पसली तक तोड़ कर रख देता है। इस अटैक ने योंग फै की ऐसी हालत कर दी होती है कि उससे अब लड़ने के लिए योंग फै में जरा भी जान नहीं बची होती और वो एल्डर भी समझ गया था कि अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। वो अपने हाथों से एनर्जी क्रिएट करते हुए योंग फै को मारने ही वाला था, मगर अचानक से एक पर्पल एनर्जी वहां पर आकर हिट करती है, जिससे योंग फै अपनी जान तो बचा लेता है, मगर हर तरफ वहां पे स्मोक फैल जाता है और किसी को कुछ नहीं दिखाई देता। ये देखकर मेंगलियर भी परेशान हो जाती है कि आखिर यहाँ पे अब कौन आ गया है। वो सारे ही लोग परेशान हो गए थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक किसने एंट्री ली और किसने अटैक किया है। मगर हमें दिखाया जाता है वहां पर युआन लोंग को। वो आते हुए कहता है कि
क्या तुमने पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ। वो आकर योंगफाई से कहता है कि बच्चे, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ और मुझे देखकर तुम रो भी नहीं रहे। सच में मुझे ये देखकर बहुत ही अफसोस हुआ है। तो फिर योंगफाई कहता है कि फाइनली इतनी लंबी स्विमिंग करने के बाद तुम वापस आ ही गए। उस ड्रैगन को देखकर सब लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी, क्योंकि वो ड्रैगन 5th लेवल का एक गोल्डन ड्रैगन था। मगर वो मास्टर देखता है कि इस ड्रैगन की कल्टीवेशन काफी वीक है। वो अपने सोल्जर से कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं, भले ही इस ड्रैगन का पावर लेवल हाई है मगर इसकी कल्टीवेशन बहुत वीक है, इसलिए इसे हराना कोई बड़ा मसला नहीं होगा। और फिर वहां पे मौजूद एक और वॉरियर भी उन लोगों की हिम्मत बढ़ाते हुए कहता है कि हाँ, हम लोग बहुत सारे हैं, अगर हम लोग आज इस ड्रैगन को मार देते हैं तो हम लोग आज रात ड्रैगन कढ़ाई मिलकर खाएंगे और उसकी हड्डियों से और इसके फ्लैश से हम लोग अपने मैजिक वेपन्स को रिफाइन करेंगे। मगर यहाँ पर युआन लोंग कहता है, अच्छा तुम कुछ बेकार से लोग मुझे मारना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि मेरी बॉडी इतनी आसान है कि तुम लोग इसे जैसे चाहोगे डील करोगे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं तुम लोगों का क्या हाल करने वाला हूँ। ये कहते ही वो बहुत ही जोर से धाड़ता है तो उसके मुंह से ड्रैगन धाड़ की बजाय एक वोल्फ के जैसा साउंड निकलता है जो कि पूरे जंगल में फैल जाता है। ये देखकर वो सारे ही वॉरियर्स हैरान हो गए थे कि ये ड्रैगन करना क्या चाहता है। मगर हमें एक बड़ा सा पत्थर ऊपर से गिरते हुए दिखाई देता है जो कि सीधा उस एल्डर पर गिरता है और वो एल्डर उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो इंजर्ड हो जाता है। और हम देखते हैं फिर वहां पर अचानक से जमीन हिलना शुरू हो जाती है और अचानक से फिर वहां पर कुछ जायंट्स की एंट्री होती है जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं और काफी खूंखार भी लग रहे थे। वो जैसे ही वहां पर आते हैं तो उनके कदमों की वजह से पूरी जमीन हिलना शुरू हो गई थी और सारे ही वॉरियर्स बिल्कुल थर थर कांप रहे थे। उन लोगों ने पहले ही सुन रखा था कि इस जगह पर बहुत सारे जायंट्स रहते हैं। ये देखकर योंगफाई कहता है कि अरे वाह, तुम तो सच में कमाल के हो। वो लोग फौरन से एक जायंट के कंधे के ऊपर जा पहुंचते हैं और युआन लोंग उन वॉरियर से कहता है कि चलो, तुम लोग कह रहे थे ना कि तुम लोग बहुत सारे हो और मुझे पकाकर खाओगे, चलो फिर आकर ट्राई कर लो। मगर उन जायंट्स के आगे वो सारे के सारे बिल्कुल चींटियों की तरह लग रहे थे और अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। मगर वो जायंट्स जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो वो उन लोगों को अपने पैरों तले कुचलना शुरू कर देते हैं और उनका हाथ का साइज इतना बड़ा होता है कि वो दूर मौजूद लोगों पर भी भारी पड़ रहे थे। ये देखते ही फिर उन लोगों के अंदर काफी ज्यादा भागदौड़ मच जाती है और वो लोग अपनी जान बचाकर यहाँ वहां बिखर जाते हैं। पर वो एंशिएंट जायंट्स इतने बड़े होते हैं कि दूर भागे हुए वॉरियर तक भी वो अपना हाथ पहुंचा देते हैं और उसे भी मार डालते हैं। और कुछ लोगों को तो वो इतनी बुरी मौत मारते हैं कि जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। जिसके बाद योंगफाई वो युआन लोंग को कहता है, क्या तुम इन एंशिएंट जायंट्स को कंट्रोल कर सकते हो? तो युआन लोंग कहता है, हाँ, ये मेरा हैंडसम सा फेस देखकर मेरे ऊपर लट्टू हो गए हैं और इन्हें कंट्रोल करने के लिए तो मैंने वैसे भी कुछ एंशिएंट ब्लड लाइन को भी यूज किया है। इन लोगों को कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो बस मेरे इशारों पर नाच रहे हैं। उन जायंट्स ने तो कुछ ही देर में पूरा का पूरा मैदान ही उखाड़ कर रख दिया होता है और योंगफाई वो इस मदद के लिए युआन लोंग को थैंक्स कहता है और कहता है, अगर तुम सही टाइम पे ना आते तो शायद मैं आज मारा जाता। हमें दिखाया जाता है कि वो लिन फैमिली का एल्डर भी उन जायंट्स के आगे नहीं ठहर पा रहा था। एक जायंट जैसे ही उस एल्डर को मारने की कोशिश करता है तो वो एल्डर अपने सामने एक पावरफुल शील्ड बनाकर उसे रोक लेता है। मगर उसे रोकने में भी उसे काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। ये देखकर वो योंगफाई को फिर धमकी देता है कि बच्चे, तुम मुझे दोबारा कहीं मिलना, वहां तो तुम्हारी मौत पक्की होगी। मगर युआन लोंग उस जायंट से कहता है कि बड़े भाई, जरा इसके ऊपर अपना सुंदर सा पैर तो रखना। ये सुनते ही वो जायंट अपना बड़ा सा पैर उठाकर उस डुमेन के ऊपर दे मारता है जिससे वो डुमेन चकनाचूर हो जाता है। वो एल्डर भी बुरी तरह से हर्ट होता है और वहीं बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ मेंगलियार वहां से जाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, बस सही मौके का इंतजार करो। और युआन लोंग कहता है कि शायद वो सुंदर सी लड़की यहाँ से चली गई है, लगता है कि शायद तुम उस पर फिदा हो गए हो। अगर तुम कहो तो फिर मैं उसे पकड़ कर लाता हूँ और फिर हम लोग उसके साथ 9 तो 11 करेंगे। तो योंगफाई कहता है, तुम पागल हो गए हो, दिन में सपने देखने लगे हो, तुम्हें लगता है कि तुम उसे पकड़ पाओगे? ये सुनकर युआन लोंग को याद आता है कि ये लड़की उड़ सकती है और काफी ताकतवर भी है।
वो योंग फै को कहता है कि अगर मैं अपने लॉन्ग जुआन फॉर्म में आ जाता तो ये लड़की मेरे सामने कुछ भी नहीं, मैं इस जैसी 100 लड़कियां पकड़कर तुम्हारे आगे फेंक देता। मगर युआन लोंग कहता है चलो छोड़ो, अब बताओ कि आगे क्या करना है। तो योंग फै कहता है चलो हमें वापस जाना है, जिस पर युआन लोंग कहता है तुम पागल हो गए हो, वापस जाने की बात कर रहे हो, फ्री सिटी में सारे लोग तुम्हारे खून के प्यासे हो चुके हैं, तुम वहां पर किस से लड़ोगे और कहां कहां जाकर छुपोगे। मेरी मानो तो तुम वहां जाने के बजाय मेरे साथ कहीं और चलो, मैं तुम्हें पूरी दुनिया की सैर करवा सकता हूँ, सच में इसमें बहुत मजा आएगा, तुम मेरे साथ एंजॉय ना करो तो पैसे वापस। मगर योंग फै कहता है मैं वहां जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे किसी को मारना है। ये सुनकर युआन लोंग कहता है अच्छा तो किसी को टपकाना है, ऐसा बोलो ना। ये कहने के बाद वो दोनों ही फ्री सिटी पहुंच जाते हैं और वहां पर एक छत के ऊपर खड़े हुए होते हैं। जैसे ही योंग फै एक छत से दूसरी तरफ छलांग लगाता है तो वो उन गलियों में कुछ पेपर्स फेंक देता है। इसी तरह वो युआन लोंग के साथ मिलकर उन स्ट्रीट्स में बहुत सारे पेपर्स फैला देता है और उन पेपर्स के अंदर वो कोई कहानी लिखकर लोगों को कुछ बताना चाहता था, जिस पर युआन लोंग कहता है तुमने मुझे कहा था कि तुम यहाँ पर किसी को मारने के लिए आए हो, तुम तो पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ पता नहीं कितने पेपर्स लिख चुके हो और उन्हें यहाँ वहां फेंक रहे हो, आखिर इनका फायदा क्या। मगर योंग फै कहता है कि मुझे बताओ तुम उन एंशियंट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कहीं तुम उनके कोई रिश्तेदार तो नहीं हो। ये सुनकर वो ड्रैगन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरी ड्रैगन फेथ पर उंगली उठा रहे हो, मैं चाहूं तो तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। मगर योंग फै उसका मुंह बंद कर देता है तो वो फिर भी बोलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से ऊ ऊ की आवाज निकलती है और नीचे खड़ा वो बंदा कहता है कि ये किसी वुल्फ की आवाज आ रही है, पता नहीं आजकल यहाँ पर ये वुल्फ कहाँ से आ रहे हैं। पर यहाँ पर योंग फै युआन लोंग को कहता है कि ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद अगला स्टेप ये है कि मुझे अब मरना होगा। तो युआन लोंग कहता है ओह अच्छा, तो मुझे अब समझ में आया, लोग जिंदा शख्स की बात पे यकीन नहीं करते पर मरे हुए की बात पर जरूर यकीन करते हैं। ये कहने के बाद वो लोग दोबारा से वो पेपर फेंकना शुरू करते हैं और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।